स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट एंड क्वांटम डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट आर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स एंड व्हाट आर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो उसके लिए जो हमें अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर थ्योरी, तो वो हमें जो है थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सोमरफील्ड क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है, और जो न्यूक्लियस है दैट इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस किसी भी एक फोकाई के ऊपर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कैसा मोशन है? एलिप्टिकल ऑर्बिट के एलिप्टिकल मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मुझे किसी भी एटम का मुझे शेप एंड साइज पता करना है एलिप्टिकल ऑर्बिट का, तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है मुझे क्या पता होना चाहिए? सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस पता होना चाहिए। अगर मुझे ए और बी पता है तो मैं किसी भी ऑर्बिट की शेप और साइज जो है डिफाइन कर सकती हूँ। तो सोमरफील्ड ने जो है हमने जब कैलकुलेशंस की थी तो हमारे पास ए और बी जो है निकल के आया था। ए इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय में जेड, बी इज इक्वल टू ए नॉट एन के बाय में जेड। तो के हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था, एन हमारा टोटल क्वांटम नंबर था, और जेड क्या था? एटॉमिक नंबर। तो हमने Z1 के लिए जब हमने हाइड्रोजन का केस लिया था, तो जब हमने Z1 कंसीडर किया था तो हमने देखा था जो फर्स्ट ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन एटम के केस में वो कैसा निकल के आया था? आपका सर्कुलर ऑर्बिट निकल के आया था। तो वो जो ऑर्बिट है उसको आप एटॉमिक कोर भी कह सकते हो। वो कैसे है? अब सबसे पहले हम जो है एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, एटॉमिक कोर। देखो, एटॉमिक कोर क्या होता है? बेसिकली एटॉमिक कोर जो है ये क्या है हमारे पास कि एक तरह का जो है आप ये कंसीडर कर सकते हो, एक तरह का स्फेरिकल होलोस्फीयर जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पे, और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। तो एटॉमिक कोर को अगर मैं डिफाइन करूँ, एटॉमिक कोर क्या है? एक तरह का होलो चार्ज स्फीयर है, यानी कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, और जो चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? आपके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और न्यूक्लियस आपका कहाँ है? सेंटर पे प्लेस्ड है। और इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस यानी कि जो स्फीयर हम कंसीडर कर रहे हैं होलो स्फीयर, उसका जो रेडियस है स्फीयर का वो हम क्या लेके चल रहे हैं? रो लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक कोर। एटॉमिक कोर में बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एटॉमिक कोर में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कौन से होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Z1 के लिए जब हाइड्रोजन का केस हमने कंसीडर किया था तो वहाँ पे हमें पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सर्कुलर स्फीयर के मतलब सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट है, आपका होलोस्फीयर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये कैसा था? उसका एटॉमिक कोर कहलाया था। अब ऐसे ही एटॉमिक कोर मैं डिफाइन कर रही हूँ किसका? सोडियम के केस में। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? सोडियम एटम का ले रहे हैं। तो सोडियम एटम के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो क्या होती है? आपको पता है जो सोडियम एटम होता है उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? एटॉमिक कोर कहलाएंगे। ठीक है। कैसे कि हमारा हम जो है मान के चलेंगे जो न्यूक्लियस है वो क्या है? सेंटर पे है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो हम क्या मान के चलेंगे कि एक हमारे पास होलोस्फीयर है, एक हमारे होलोस्फीयर है, और न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर पे है। और ये जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके ये कहाँ पे हैं? सारे के सारे जो है यूनिफॉर्मली जो है आपके सरफेस के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारा क्या बनाएंगे? एटॉमिक कोर बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा पास कि स्फीयर के सरफेस पे क्या है? सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी टोटल चार्ज जो है इसी सरफेस के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस स्फीयर का जो रेडियस हमने लिया है वो क्या लिया? हमने रो लिया। क्लियर हो गया? तो एटॉमिक कोर मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमने जो है इस ऑर्बिटल की शेप देखनी है, 3s की शेप देखनी है, 3p की शेप देखनी है, 3d की शेप देखनी है। तो 3s 3p और 3d की जब हम शेप कैलकुलेट करेंगे इन फॉर्मूले से तो हमारे पास 3s की जो शेप आएगी वो भी एलिप्टिकल शेप होगी, 3p की भी शेप कैसी होगी? आपकी एलिप्टिकल शेप होगी, और 3d की भी शेप कैसी होगी? आपके पास एलिप्टिकल शेप होगी। ठीक है। बट अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 3s 3p और 3d तीनों की शेप कैसी है? आपकी एलिप्टिकल शेप है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो 3d है ये 3d ऑर्बिट जो है वो एटॉमिक कोर में से पेनिट्रेट होके नहीं जा रहा है, लेकिन 3p और 3s जो है एटॉमिक कोर में से जो है पेनिट्रेट होके जा रहे हैं।
तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स विच डू नॉट पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर। तो वो ऑर्बिट्स जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट ना करे वो आपके क्या कहलाएंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम के केस में जो हमारा 3D है वो क्या है, हमारे पास नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स है, क्योंकि ये जो है एटॉमिक कोर में से पास नहीं हो रहा। क्लियर होगी बात। अब इस ऑर्बिट्स के लिए अगर मैं जो एनर्जी वैल्यूज निकालूंगी तो वो जो है आपकी जो हाइड्रोजन एटम की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनकी जो इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होंगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जीज होंगी, जैसे N1 के लिए E1 की यहाँ पे जो एनर्जी निकालेंगे वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है। और इन ऑर्बिट्स के लिए जो है हमारे पास जो ये जो इनकी जो स्टेट्स होंगी, जैसे हम स्टेट्स डिफाइन करते थे ना, N1 के लिए जो हमारे पास स्टेट आती थी इस तरह से, तो जो स्टेट्स होंगी तो उस स्टेट के लिए जो हमारे पास K और N की यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी स्टेट्स क्या होंगी, वही स्टेट्स होंगी जिनके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है और आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या होंगी, सेम वैल्यू होंगी। यानी कि जब हमारा K N के इक्वल होगा तो ये जो ऑर्बिट्स होंगी ये कैसी होंगी, आपकी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होंगी। तो ज़्यादातर आप देखोगे अगर अल्कली मेटल का ही केस लें, यहाँ पे ये जो हमने कंसीडर किया था केस, ये किसका था, अल्कली मेटल का था। तो जितने भी आपके एफ ऑर्बिटल्स होंगे ना वो सारे के सारे जो होंगे आपके क्या होंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होंगे। वो कभी भी एटॉमिक कोर में से पास होके नहीं जाएंगे। क्लियर होगी बात। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट विच पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर। वो ऑर्बिट्स जो पेनिट्रेट करें एटॉमिक कोर को, वो ऑर्बिट्स क्या कहलाएंगे, आपके पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे 3p और 3s जो है वो क्या कर रहे हैं, इस एटॉमिक कोर में से पास होके जा रहे हैं, तो ये आपके कैसे हैं, आपके पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं। तो इन ऑर्बिट्स की अगर मैं एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट करूँ तो इनकी एनर्जी वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जो हमारे हाइड्रोजन एटम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होंगी और इनकी जो एनर्जी होंगी दोनों क्या होंगी, एंटायरली डिफरेंट होंगी। और अगर एनर्जीज डिफरेंट होंगी तो यहाँ पे जो हमारा एन जो है, जो क्या होता था, के इक्वल होता था, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होते थे। तभी तो हमने देखा था कोई डीजनरेट ऑर्बिट्स इसको हम कहते हैं एक तरह से, कि सभी की एनर्जी सेम है। पर यहाँ पे क्या होगा कि एन भी डिफरेंट होगा, के भी डिफरेंट होगा, के भी डिफरेंट होगा और एन भी डिफरेंट होगा। तो इस केस में एनर्जीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका जो साइज होता है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के केस में जनरली क्या होता है, रिड्यूस साइज होता है। अब आप देखोगे इसका साइज और इसका साइज कैसे है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है। बट इनका जो साइज है वो क्या है, आपका बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू योर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। उसके बाद हमारे पास जो एस ऑर्बिट होता है लिथियम का, वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होता है आपका। यानी कि एस ऑर्बिट जो है वो कहाँ पे पास करेगा, एटॉमिक कोर में से पास करेगा। एन का हमने देख ही लिया है कि 3s और 3p हमने देखा था ना। तो एस और p ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, आपका पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट होता है। ऐसे रुबीडियम और सीजियम का sp-d ऑर्बिट जो है पेनिट्रेटिंग होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एफ ऑर्बिटल सबका देख रहे हो, सबका एफ ऑर्बिटल क्या होगा, फिर नॉन पेनिट्रेटिंग ही होगा। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सबका जो है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कौन सा होगा, आपका एफ ऑर्बिटल होगा। इसके बाद हम देखते हैं, अब मैंने आपको सोमरफील्ड थ्योरी जब मैंने आपको कराई थी, रिलेटिविस्टिक करेक्शन जब मैंने आपको कराई थी, तो मैंने आपको बताया था ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रिसेस करते हैं। या आप कह सकते हो कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं उसका जो पेरीहीलियम है वो हर बार क्या होता रहता है, एडवांस होता रहता है, हर बार जो है इंक्रीज होता रहता है, या फिर आप कह सकते हो बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब जो है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या करते रहते हैं, प्रिसेस करते रहते हैं। पर जो प्रिसिशन है पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के केस में, दोनों के केस में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट कैसे होंगी देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, कि देखोगे आप नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के केस में, तो हम देखेंगे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विथ इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन। जैसे जैसे ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा तो वैसे वैसे जो है कैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पे पेनिट्रेटिंग के केस में देखो इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, जब ये इससे दूर है आपका एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि एटॉमिक कोर जो है और आपका इलेक्ट्रॉन जो है दूर है, तो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। पर इसमें क्या होगा, जैसे ही वो पेनिट्रेट किया, थोड़ा सा पेनिट्रेट किया,
तो उसमें जो है प्रिसिशन में जो है काफ़ी चेंज आया, यानी कि जो हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है काफ़ी एंगल से जो है वो क्या हो गया, एडवांस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम और पास से देखेंगे तो ये आप ड्रॉ यहाँ से, मैं अगर इस यहाँ से ड्रॉ करूँ तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास कि जब वो काफ़ी एटॉमिक कोर से काफ़ी इलेक्ट्रॉन पास से निकलेगा तो उसमें जो चेंज होगा वो इस तरह से आप शो करोगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो जैसे कि पेनिट्रेशन यानी कि काफ़ी पास आया, तो यहाँ पे जो है फिर भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आते इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। पर यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे ही वो ऑर्बिट जो है पेनिट्रेट करेगा, काफ़ी पेनिट्रेट कर जाएगा जब इनसाइड द एटॉमिक कोर, तो देख रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है एंगल से वो जो है प्रिसिस करेगा, यानी कितना ज़्यादा जो है प्रिसिशन जो है ऑर्बिट का कितना जल्दी इंक्रीज होगा जैसे ही जो है ऑर्बिट जो है पेनिट्रेट करने लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा आपके एटॉमिक कोर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, न्यूक्लियस लिया हुआ है। जैसे जब हमने राउंड की बात करी थी, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम था। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फर्स्ट और इस तरह का ऑर्बिट मैंने अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो जैसे इस तरह से कुछ पेनिट्रेशन है। तो जैसे आप अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही वो काफ़ी क्लोज से निकल के जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा, तो काफ़ी क्लोज से निकल के जाएगा, जो पेरिहीलियम पॉइंट है वो काफ़ी पास होगा आपके न्यूक्लियस से। तो आपको पता है जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है तो फोर्स ज़्यादा लगती है तो इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी तेज़ी से क्या करतेगा, आगे मूव करेगा। तो इस तरह से प्रिसिशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे जो है हमारे पास डिस्टेंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वैसे वैसे जो प्रिसिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है चेंज करेंगे। तो अब हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले से आपको पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट और क्वांटम डिफेक्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले से पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट आपको बता रखा है कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिट्स विच पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर, जो एटॉमिक कोर में से पास होके जाते हैं, तो वो ऑर्बिट्स आपके क्या कहलाएंगे, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 एलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने शो किए हुए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन ये मूव किया, तो आफ्टर पेनिट्रेशन यानी कि जब पेनिट्रेट किया एटॉमिक कोर से, तो वो जो है काफ़ी एंगल से क्या हो गया, आगे प्रेसेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है कम हुआ, तो फोर्स ज़्यादा लगी तो काफ़ी ज़्यादा वो प्रेसेस किया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ये शो किया हुआ, दिस इज एटॉमिक कोर। एटॉमिक कोर कैसा है, ये कि एक तरह का होलो स्फीयर है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं रो है, और जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हो ना, इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ की आप कह सकते हो जो कोर है, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक हमने। अब हमने जो है मान के चला, यहाँ पे बच्चे मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ शो किया हुआ है, बेसिकली इट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अभी के लिए जस्ट फॉर मैंने इस तरह से शो किया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब हमने यहाँ पे जो है 2 टर्म्स मैंने और डिफाइन करी, Z0e, जिसको हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आउटसाइड द कोर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z0e से, और ZIe क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनसाइड द एटॉमिक कोर। अब मुझे क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आउटसाइड द कोर। जब इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ है, बाहर हैं, आउटसाइड हैं किसके, इस एटॉमिक कोर के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V0 से। और V0 किसके इक्वल होगा, देखो Z0e इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटसाइड इनटू जो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर चार्ज है दैट इज -e, तो क्या आ जाएगा -Z0e² बाय में 4πε0r। अब यहाँ पे r क्यों लिया है, क्योंकि जो रेडियस है एलिप्टिकल ऑर्बिट का वो क्या है हमारे पास r है, यानी कि ये कह सकते हो जो रेडियल कंपोनेंट अगर हम बात करें, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो क्या है हमारा r है। क्लियर हो गया। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकलनी है इनसाइड द एटॉमिक कोर, कोर के इनसाइड, जब इलेक्ट्रॉन हमारा इनसाइड भी तो हो सकता है एटॉमिक कोर के, तो जब इनसाइड होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो एक तो क्या होगी, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इनसाइड द एटॉमिक कोर इनटू E² बाय में 4πε0r, और एक कोर के ऊपर, कोर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो इस कोर की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो भी तो हमें लिखना है, और जो कोर की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा, उसका जो इफेक्टिव चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होगा आपका Z0 - ZIe। तो जो कोर के अंदर इफेक्टिव चार्ज है वो क्या है आपके पास Z0 माइनस, तो इफेक्टिव चार्ज अगर मैं कोर के अंदर की कोर इफेक्टिव चार्ज जो कोर का अगर मैं बात कंसीडर करूं, अंदर नहीं, कोर का जो इफेक्टिव चार्ज है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, रो है, वो क्या होगा Z0 - ZI इंटू ई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा Z0 - ZI इंटू ई,
और जो हमारा इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज है -e, तो क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया Zi माइनस Z0 इंटू ई स्क्वायर बाय में 4πε0, और ये क्या आ जाएगा इसका रो क्या है आपका, जो एटॉमिक कोर का जो रेडियस है, ठीक है। तो एटॉमिक कोर की वजह से जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या, इफेक्टिव पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, Zi माइनस Z0 इंटू ई स्क्वायर बाय में 4πε0 रो। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दी। अब मुझे टोटल एनर्जी जाननी है एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो कैसे लिखी जाएगी, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2m पी आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस में वी, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों के लिए अलग है, इनसाइड द एटॉमिक कोर अलग है, आउटसाइड द एटॉमिक कोर अलग है। तो जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लिखनी पड़ेगी इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए, दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि दोनों के लिए, इनसाइड के लिए तो मैंने टोटल एनर्जी लिखी एलिप्टिकल ऑर्बिट की पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये है, पर अब जो टोटल एनर्जी इनसाइड द एटॉमिक कोर है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ऐसी आउटसाइड द एटॉमिक कोर एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दोनों को हम लिखेंगे। अब देखो, अब पी आर और पी थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास, पी आर क्या है आपका रेडियल कंपोनेंट है मोमेंटम का, और पी थीटा क्या है, एंगुलर कंपोनेंट है मोमेंटम का। अगर यहाँ से मैं क्वांटम मैकेनिक्स लगाऊं या क्वांटम कंडीशन में अगर लगाऊं, तो सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है, पी थीटा इंटू डी थीटा और उसका पूरा इंटीग्रेशन, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, यानी पूरा लूप कहाँ तक जाएगा, 0 से 2π इज इक्वल टू KH, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से पी थीटा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, पी थीटा इज इक्वल टू 0 से 2π डी थीटा इंटू इज इक्वल टू KH। तो पी थीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, KH बाय में 2π। क्लियर हो गया यहाँ तक। पी थीटा हमारे पास क्या निकल गया है, KH बाय में 2π, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने आपको बताया था जो टोटल एनर्जी हमें लिखनी है इनसाइड द एटॉमिक कोर और आउटसाइड द एटॉमिक कोर, दोनों अलग अलग लिखी जाएंगी। तो हमने लिख लिया टोटल एनर्जी इनसाइड द एटॉमिक कोर, तो उसके लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड वाली, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की मदद लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की मदद लेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगी, पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो जाएगी, आपकी VI वाली हो जाएगी। तो ठीक है, ये हो गया 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस में पी थीटा स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर माइनस ZI स्क्वायर 4πε0 आर प्लस ZI माइनस Z0 ई स्क्वायर बाय में 4πε0 रो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हमने क्या करना है, PR कैलकुलेट कर लेना है। तो मैंने PR यहाँ सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओगे और PR निकाल लोगे, तो मैंने PR डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं वही लिख दूंगी आपके यहाँ पे। तो PR क्या आ जाएगा, 2m इंटू EI प्लस में ZI ई स्क्वायर 4πε0 आर माइनस ZI माइनस Z0 ई स्क्वायर बाय में 4πε0 रो, करली ब्रैकेट क्रॉस माइनस पी थीटा स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर, इन सब का फुल ब्रैकेट अगर हम करेंगे, इन सब की पावर क्या है हमारे पास 1/2। अब क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है रेडियल कंपोनेंट के लिए भी डिफरेंट होगी, तो वो क्या होगी आपके पास, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगी, तो क्वांटाइजेशन कंडीशन जो हम निकालेंगे रेडियल कंपोनेंट के लिए वो क्या होगी, PR/dr इंटू, अब यहाँ पे जो कंपोनेंट जो हमारे पास क्या होता था, n होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, nr की जगह क्या हो जाएगा, nri से रिप्लेस कर दिया, nri इंटू h। nri क्या यूज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो क्वांटम नंबर है इनसाइड द एटॉमिक कोर है, ठीक है ना, रेडियल क्वांटम नंबर इनसाइड द एटॉमिक कोर, तो nrih से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ से ये PR, ये पूरी टर्म PR इंटू dr इज इक्वल टू nrih। तो इस पूरी टर्म को मैंने क्या कह दिया, II इंटू dr nrih। तो II क्या है हमारे पास, ये पूरी अंदर वाली टर्म, ये पूरी 2m EI ZI ई स्क्वायर 4πε0 r माइनस ZI माइनस Z0 ई स्क्वायर 4πε0 रोड इन माइनस पी थीटा स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर, इन सब की पावर 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, II है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है II को। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी, अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इन या फिर आउटसाइड एलिप्टिकल और आउटसाइड एटॉमिक कोर, तो आउटसाइड एटॉमिक कोर के लिए टोटल एनर्जी लिखनी है, वो कैसे लिखी जाएगी, E0 से लिखी जाएगी। वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आपकी, आउटसाइड वाली। सो काइनेटिक एनर्जी तो यही रहेगी इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, 1/2m पी आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर बाय में आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो पोटेंशियल है वो कौन सा हम यूज करेंगे, पोटेंशियल हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, दैट इज Z0 माइनस Z0 ई स्क्वायर बाय में 4πε0 r। तो ठीक है, यहाँ से ये लिखा गया। तो ये वाली टर्म से भी हम क्या निकाल लेंगे, PR निकाल लेंगे। तो PR निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m ब्रैकेट
2m करली ब्रैकेट ई नॉट प्लस में जेड नॉट ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करली ब्रैकेट क्लोज माइनस पी थीटा स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर और इन सबका ब्रैकेट क्लोज, तो क्या आ गया, इन सब की पावर 1/2। अब दोबारा से क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लगाएंगे। अब क्वांटाइजेशन कहाँ पे, आउटसाइड द एटॉमिक कोर, तो यहाँ पे पी आर डी आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रेडियल क्वांटम नंबर आउटसाइड द एटॉमिक कोर, उसको रिप्रेजेंट किया हमने आर एन आर नॉट से। तो यहाँ से आई नॉट, ये जो पूरी टर्म थी पी आर इंटू डी आर करेंगे एन आर नॉट इंटू एच, तो यहाँ से मैंने ये पूरी टर्म को दोबारा से क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आई नॉट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो, अब दोनों एलिप्स की अगर मैं बात करूं, जब हमने एक जो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर करोगे तो आप देख रहे हो कि एक भी एलिप्स पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर एक एलिप्स पूरा कंप्लीट हो जाता तो इस तरह से होता, पर हर बार क्या हो रहा है कि दो एलिप्स हमने कंसीडर किए हैं और दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन ने पूरा एलिप्टिकल पाथ कवर नहीं किया। तो हम जो है क्या करने वाले हैं, हम जो है क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर कह लो IRIDH, इसको इक्वेशन नंबर कह लो आप, इसे इक्वेशन नंबर कह लो आप 6, ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो अपनी 7, इसे 8 कह लो, ठीक है, एंड इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर आप कह लो 9, एंड इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 10 कह लो। तो हमारी जो 9 है और इक्वेशन नंबर 6 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ वही पाथ रिप्रेजेंट कर रही है जो उन्होंने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर्स किया है, जो इलेक्ट्रॉन ने एक्चुअल में जो फॉलो किया है वही पाथ जो है आपका इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर हमें 9 दे रही है। तो एक्चुअल में जो पाथ हमें जितना पार्ट इलेक्ट्रॉन ने जो है कवर किया है वो कौन हमारा इंटीग्रल दे रहा है, ये आई नॉट डी आर। तो टोटल हमें कितना इलेक्ट्रॉन ने पाथ ट्रेवल किया है वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। सो आई नॉट डी आर और आई डी आर इज इक्वल टू एन आर एच, यानी कि जो हमारे पास एन आई है प्लस में एन नॉट इंटू एच, एन आर आई इंटू एन आर नॉट इंटू एच, यानी कि एन आर एच टोटल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने 9 और 6 से हमने ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन ने एक्चुअल जितना पाथ जो ट्रांसवर्स किया है, जो एक्चुअल कितना पाथ ट्रेवल किया है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो इन दोनों इंटीग्रल का सम होगा। क्लियर होगी यहाँ तक। अब हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, बोहर थ्योरी लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग बोहर्स थ्योरी। तो यहाँ पे हम बोहर्स थ्योरी यूज करेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, जो भी टोटल एनर्जी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आउटसाइड द एटॉमिक कोर अगर मैं लिखूं, तो अगर मुझे क्या लिखना है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन आउटसाइड एटॉमिक कोर। सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, हाफ। अब देखो यहाँ पे बोहर थ्योरी का यूज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो हाफ mv² माइनस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द कोर क्या निकली, Z0e² बाय में 4πε0r। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हाफ mv² माइनस Z0e² बाय में 4πε0r। सो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी जो है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये आप जब बोहर थ्योरी आपने पढ़ा था तब तो आपने कैलकुलेट किया था, जब हमने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और आपका कूलम फोर्स को इक्वल रख के हमने जो है डिराइव की हुई है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो जिसने नहीं याद है तो वो लेक्चर जाके देख सकता है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी दैट इज Z0e² बाय में 8πε0r माइनस Z0e² बाय में 4πε0r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस Z0e², एलसीएम 8 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस, तो माइनस Z0e² 8πε0r। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से जो हमारा बोहर का रेडियस जो है, अगर मैं यहाँ पे बोहर थ्योरी यूज कर रही हूँ तो मुझे पता है जो बोहर का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, बोहर रेडियस R इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, R A0n², ये आपने पढ़ा हुआ है। तो A0n0², यहाँ पे मैंने an² होता है रिलेशन बेसिकली, तो यहाँ पे आउटसाइड द ऑर्बिट शो करने के लिए A0n0² कर लिया यूज। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस Z0e² 8πε0 क्या हो जाएगा A0n0²। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 12।
इसे क्या कह लो, इक्वेशन नंबर 12। तो ए नॉट जो है आपका फर्स्ट बोहर रेडियस है, ठीक है। अब हमने टोटल एनर्जी किसके लिख ली, आउटसाइड द एटॉमिक कोर। अब हम टोटल एनर्जी लिखेंगे इनसाइड द एटॉमिक कोर। तो टोटल एनर्जी इनसाइड द एटॉमिक कोर भी वही हम यूज करेंगे, कौन सी, बोहर थ्योरी। सो टोटल एनर्जी इनसाइड द एटॉमिक कोर में अगर लिखूं, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटॉमिक कोर, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनसाइड के लिए EI से रिप्रेजेंट करोगे, और जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² प्लस में VI हमने क्या कैलकुलेट किया था इनसाइड के केस में, -ZE², 4πε0r प्लस ZI -Z0E², 4πε0 तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -ZIE², 4πε0r प्लस में ZI -Z0E² बाय में 4πε0 तो यहाँ पे हाफ mv² हमारे पास किसके इक्वल निकल के आएगा हमारे पास, तो ये निकल के आया था हमारे पास ZIE², 8πε0r, ठीक है ना। तो इनसाइड द रेडियस ही लेंगे ना इफेक्टिव चार्ज, तो -ZIE², 4πε0r प्लस में ZI -Z0E², 4πε0 तो यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -ZIE², 8πε0r प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ZI -Z0E², 4πε0 तो ये हमारे पास एनर्जी क्या निकल के आई, इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे भी हम बोहर रेडियस हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -ZIE², 8πε0, ये क्या आ जाएगा, R = A0 NI²। तो यहाँ पे फर्क देख रहे हो, वहाँ पे N0² लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, NI², 4πε0 इसे वैल्यू इक्वेशन नंबर 13। क्लियर हो गया। अब ये जो हमने क्या लिखा है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो इनसाइड रहे एटॉमिक कोर चाहे वो आउटसाइड रहे एटॉमिक कोर, तो टोटल एनर्जी जो रहती है ना हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी जो है हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सो टोटल एनर्जी जो है इनसाइड की अगर मैं बात करूं एंड आउटसाइड एटॉमिक कोर क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एनर्जी को क्या कर देंगे, सेम रख देंगे। यानी इक्वेशन नंबर 13 और इक्वेशन नंबर 12 अगर आप देखो तो फर्क कहाँ पे आएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 12 जो हमने ली थी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 12 है। तो N0, ये इक्वेशन नंबर 12 आप देखो, तो इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 13 को जब हम इक्वल रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वेशन नंबर 12 ले ली, Z0E², 8πε0 A0 N0², तो लिख लिया हमने, ये क्या हमने लिख लिया, तो एनर्जी है -Z0E², 8πε0 A0 N0², ठीक है। तो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू -ZIE², 8πε0 A0 NI² प्लस में ZI -Z0E², 4πε0 तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। तो माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि इन तीनों का सम हम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म इधर लेके जाएंगे तो द्वारा क्या आ जाएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। क्योंकि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट सेम करने का मतलब ये है कि तीनों का सम जो होगा, यानी कि जो हमारे पास दोनों एनर्जी का सम है 12 और जो 13 हमारी निकली, दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये अभी तक हमने टोटल एनर्जी इनसाइड द एटॉमिक कोर कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्वांटम डिफेक्ट हम बात करेंगे, वो हम स्पेशल केस में आएगा वो आपका। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल केस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है स्पेशल केस क्या है। तो स्पेशल केस क्या कहता है, अगर हम मान के चलते हैं जो दो हमने एलिप्स लिए थे जिसको हम कह सकते हैं कैपलर एलिप्स, ठीक है ना, जो दो पार्शियल एलिप्स हमने लिए थे जिसको हम कैपलर एलिप्स कह रहे थे, अगर वो क्या है हमारे पहले क्या लिए थे हमने, वो इनकम्प्लीट लिए थे। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं वो जो दो एलिप्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे वो कैसे थे, हमारे कंप्लीट एलिप्स हैं। तो कंप्लीट एलिप्स हैं दोनों, और एलिप्स को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कंप्लीट एलिप्स को ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। ये हमारा एटॉमिक कोर है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिप्स जो है इनसाइड द एटॉमिक कोर लाई करेगा एंड द आउटर एलिप्स जो है वो क्या करेगा, आउटसाइड द एटॉमिक कोर लाई करेगा। तो हमने देख रहे हैं जो आउटर ऑर्बिट है,
ये जो आउटर ऑर्बिट है, यानी कि जो आउटर और दो एलिप्स थे, एक ऑर्बिट जो आउटर ऑर्बिट है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर रहा हमारा एटॉमिक कोर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आउटर ऑर्बिट अगर हमारा कंप्लीट एलिप्स बनेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी हमारा एटॉमिक कोर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। और अगर मैंने इनर एलिप्स को कंप्लीट मान लिया, तो इनर एलिप्स अगर मैंने कंप्लीट मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा का हमेशा कहाँ रह जाएगा, इस एटॉमिक कोर के अंदर ही कंटेन होके रह जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट को थोड़ा कम पेनिट्रेटिंग बना रहे हैं, तो दोनों एलिप्स जो हैं वो क्या बन गए हैं, कंप्लीट बन गए हैं। ठीक है, तो हमने जो आउटर ऑर्बिट का थोड़ा सा कम हमने क्या किया है, पेनिट्रेट किया है, करवाया, तो उससे हमारे दोनों एलिप्स जो है कंप्लीट हमने फॉर्म कर दिए हैं। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 थी, जो इक्वेशन नंबर 11 हमारे पास कौन सी थी, ये थी आपकी, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 11 कह लो। तो ये जो इक्वेशन नंबर 11 थी हमारे पास निकल के आई है, किससे मिलके बनी है, वो हमारी इक्वेशन नंबर 6 और 9 से मिलके बनी है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रेडियल क्वांटम नंबर है एनआर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था, वो किसका सम है हमारे पास, एनआर नॉट, यानी कि एनआर नॉट प्लस में एनआर आई का सम है। ठीक है, तो एनआर जो है हमारा किसका सम है, हमारा एनआर नॉट प्लस एनआर आई का सम है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली क्या है कि अगर मैं पेरिहीलियम डिस्टेंस, आउटर ऑर्बिट का पेरिहीलियम डिस्टेंस लूँ, पेरिहीलियम डिस्टेंस कौन सा है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास आउटर ऑर्बिट का पेरिहीलियम पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। अब वो देख रहे हो, जैसे ही आउटर ऑर्बिट का पेरिहीलियम पॉइंट पहुँचता है, अप्रोच करता है, तो वैसे ही जो है एपीहीलियम पॉइंट किसका लाई करता है, वो आपका इनर और इनर एलिप्स का लाई करता है। तो हम देख रहे हो जो पेरिहीलियम डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच कर रहा है, एपीहीलियम डिस्टेंस ऑफ इनर एलिप्स। मतलब जो हमारा पेरिहीलियम पॉइंट है वो इनर एलिप्स का क्या बन जाता है, आपका क्या बन जाता है, आपका एपीहीलियम पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो आउटर एलिप्स का पेरिहीलियम पॉइंट है, ठीक है, तो पेरिहीलियम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो पेरिहीलियम डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो निकल के आएगा A0 1 माइनस अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है पेरिहीलियम डिस्टेंस किसका, आपका आउटर ऑर्बिट का, ठीक है ना, आउटर एलिप्स का अगर हम बात करें, वो क्या बन रहा है आपका, नियरली इक्वल बन रहा है, या फिर किसको अप्रोच कर रहा है, आपका अप्रोच कर रहा है एपीहीलियम ऑफ इनर एलिप्स। ठीक है ना, तो इनर एलिप्स के एपीहीलियम को अप्रोच कर रहा है। तो दोनों ही जो है सेम टाइम पे जो है एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। वो ये भी कह सकते हो कि जो आउटर एलिप्स है और जो इनर एलिप्स है, जो रेडियस है आपका एटॉमिक कोर को सेम टाइम पे अप्रोच कर रहे हैं, पर जो पेरिहीलियम आउटर ऑर्बिट का पेरिहीलियम पॉइंट और इनर ऑर्बिट का आपका कौन सा, एपीहीलियम पॉइंट जो है आपका एक सेम टाइम पे जो है रेडियस जो है एटॉमिक कोर को आपको कह सकते हो मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन आई की बात करूँ, अगर मुझे सिंपल क्या लिखना है, एप्सिलॉन आई यानी कि सेंट्रिसिटी, इनर एलिप्स की सेंट्रिसिटी की बात करूँ तो वो किसके तरह है, रो जेड आई बाय में एन आई स्क्वायर A0 माइनस 1, ये मैंने डिफाइन करी, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 16, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास हमें पता है कि जो n है टोटल क्वांटम नंबर है, जो टोटल क्वांटम नंबर है दैट इज द सम ऑफ कौन सा, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों में से n0 माइनस कर दूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है k प्लस में nr माइनस n0, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों में से n0 माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये जो nr है वो किसके इक्वल है, nr नोट प्लस में nr आई के इक्वल है, लिख दूं मैं यहाँ पे nr नोट प्लस में nr आई के इक्वल है माइनस n0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू के प्लस में एन आर नोट प्लस में एन आर आई माइनस एन नॉट हो सकता है, लिखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, के प्लस में एन आर आई को एक तरफ लिख लिया, के प्लस में एन आर आई को एक तरफ लिख लिया, और बाकी एन आर नोट माइनस एन नोट को मैंने एक तरफ लिख लिया। ठीक है, के प्लस में एन आर आई को एक तरफ लिख लिया, एन आर नोट माइनस एन नोट को मैंने एक तरफ लिख लिया, और मैंने इसको इस तरह से भी लिख लिया, के प्लस में एन आर आई माइनस कॉमन ले लिया एन नोट माइनस एन आर नॉट, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा जा सकता है। अब ये जो के प्लस में एन आर आई है हमारे पास, ये जो के प्लस में एन आर आई है, इसको मैं ये कह सकती हूँ, ये जो है बेसिकली क्या बना रहा है, टोटल क्वांटम नंबर बना रहा है, किसका, आपका
ith ऑर्बिट का, यानी इनसाइड वाले जो है, इनसाइड एटॉमिक कोर का जो टोटल क्वांटम नंबर है वो क्या है हमारे पास, ni है। ठीक है, तो ये ni है माइनस, और ये क्या है, ऐसे ही देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि nr नॉट प्लस में आपका k किसके इक्वल होगा, एन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से k किसके इक्वल होगा, एन नॉट माइनस एन आर नॉट के, यही होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, k बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये k बन जाएगा। कैसे लिखा गया समझ में आ गया ना, k प्लस में एन आर आई इज बेसिकली एन आई, यानी कि जो रेडियल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूँ, जो टोटल क्वांटम नंबर इनसाइड द एटॉमिक कोर है वो एन आई है। ऐसी ये एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ से मैंने निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आई माइनस के जो है इसको हमने डिफाइन करना है म्यू, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, म्यू। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हमने एन आई माइनस के को हमने क्या डिफाइन कर दिया, म्यू डिफाइन कर दिया, और ये म्यू क्या कहलाता है आपका, क्वांटम डिफेक्ट कहलाता है। तो ये म्यू क्या कहलाता है आपका, क्वांटम डिफेक्ट। अब मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं अब लिखूंगी सेमी मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी इनर एलिप्स की अगर मुझे बतानी है, तो सेमी मेजर एक्सिस की मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी मैं इनर एलिप्स के लिए लिख रही हूँ, तो कैसी लिखी जाएगी वो, उससे पहले इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 17 कह लो। ठीक है, तो अब हम जो है इसेंट्रिसिटी लिखेंगे इनर एलिप्स की, और सेमी मेजर एक्सिस लिखेंगे इनर एलिप्स की। क्लियर होगी बात। तो जब आप ये लिखोगे यहाँ से हमारे पास बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी का यूज करके मैं लिख रही हूँ, तो a इज इक्वल टू एन नॉट एन आई स्क्वायर बाई में जेड आई स्क्वायर। ठीक है, तो जेड आई सॉरी, और ऐसे ही हमारे पास अब सेलेन आई क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस में एन आई स्क्वायर बाय में, सॉरी एप्सिलॉन आई हमारे पास होगा 1 माइनस में के स्क्वायर बाय में एन आई का स्क्वायर। क्लियर हो गई यहाँ तक। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 18 कह लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास जो 16 इक्वेशन है और 18 इक्वेशन है, जो 16 इक्वेशन है और आप 18 इक्वेशन देखो यहाँ पे, तो 16 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, कि हमने इसेंट्रिसिटी इस तरह से डिफाइन की थी मैंने स्टार्टिंग में। तो इसेंट्रिसिटी मैंने जो है डिफाइन इस तरह से की थी कि इनसाइड के लिए जब मैंने एटॉमिक कोर का भी केस लेके चला था, तो रो जेड आई एन आई स्क्वायर ए नॉट माइनस 1। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने इसेंट्रिसिटी किस तरह से डिफाइन करी है आपकी, 1 माइनस के स्क्वायर बाय में एन आई स्क्वायर। तो दोनों क्या है, इनसाइड इनर एलिप्स की ही इसेंट्रिसिटी है। तो इक्वेशन नंबर 16 और इक्वेशन नंबर 18 को आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो दोनों है क्या, इनर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी। क्या निकला, रो जेड आई बाय में एन आई स्क्वायर ए नॉट माइनस 1। तो आप क्या कर लोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रो जेड आई बाय में एन आई ए नॉट माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस के स्क्वायर बाय में एन आई का स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एन आई निकालोगे जब आप, रो जेड आई टू रो ए नॉट जेड आई माइनस ए नॉट स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 बाय में 2। तो यहाँ से हमारे पास एन आई क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, जो के स्क्वायर और के हमें दे रखे हैं, इनको जो हम फर्दर रिप्लेस कर देंगे। के स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, हम इस पे क्वांटम मैकेनिकल वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है ना, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेंगे, और के स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, आपका एल एल प्लस 1 से। ठीक है, और के को हम रिप्लेस कर देंगे एल प्लस में हाफ से। तो ये आपको लगाना है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल वैल्यूज हम यूज करेंगे, के स्क्वायर की, के स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे के एल एल प्लस 1 से, और के को रिप्लेस कर देंगे एल प्लस हाफ से। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, ये इसे इक्वेशन नंबर 18 कह लो। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर आप इसे 19 कह लो, बल्कि 18 हमने ये ले रखी है, इसको आप 19 कह लो। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 17 क्या निकल के आई थी हमारे पास, जिसे हमें क्वांटम डिफेक्ट बोला था, एन आई माइनस के इज इक्वल टू म्यू, है ना। तो एन आई इक्वेशन 17 क्या थी हमारे पास, एन आई माइनस के इज इक्वल टू क्या था, म्यू। अब एन आई हमारे पास निकला हुआ है माइनस के हमें सब्स्टिट्यूट करना है एल प्लस हाफ, और एन आई में जो के स्क्वायर की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एल एल प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से जो क्वांटम डिफेक्ट टोटल निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, रो जेड आई टू रो ए नॉट जेड आई माइनस ए नॉट स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एल एल प्लस 1 से। ठीक है ना, इस सब की पावर माइनस 1 बाय में 2 माइनस के क्या है हमारे पास, एल प्लस हाफ। ठीक है ना, तो क्वांटम वैल्यूज अगर हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा।
तो हमने देखा जो क्वांटम डिफेक्ट हमारे पास निकल के आया वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका एल, यानी कि जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि उसका फंक्शन है, क्योंकि एल बेसिकली क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आप देख रहे हो कहीं पे भी एन की डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमारा जो क्वांटम डिफेक्ट है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है किसके, आपके कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो इसकी वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1.36 और कह सकते हैं 0.85 निकल के आती है एस और पी ऑर्बिट के केस में, और जो कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू के लिए भी और पी ऑर्बिटल इन सोडियम के केस में, ठीक है। तो वैसे भी ऑब्जर्व वैल्यूज भी सेम ही आती हैं जो हमारी ये निकल के आए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।